नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सबका अपना दोस्त विशु राय स्वागत करता हूं विशु वारदात तक की एक और नए एपिसोड में। आज आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है और वह खुशखबरी यह है कि विशु वारदात तक का जो यह आप सभी का हमारा परिवार है, इसमें 1000 लोग पूरे हो चुके हैं। आज हमारा परिवार 1000 लोगों का हो चुका है। इस परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है और आप इस परिवार को जल्द से जल्द इस परिवार में 10,000 लोगों को शामिल करिए, यानी कि 10,000 सब्सक्राइबर की फैमिली बनाइए। आप सभी के प्यार आशीर्वाद की वजह से आज विशु वारदात तक 1000 यानी कि 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में सफल हुआ है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ने में मुझे बहुत खुशी होती है और वीडियो के अंत में आप लोगों का नाम लिया जाता है, जितने भी साथी हमारे कमेंट करते हैं। तो आते हैं कहानी पर। आज की जो कहानी है बिहार के भागलपुर जिले की। बिहार के भागलपुर जिले में एक लड़का रहता है सोमेश। सोमेश के परिवार में उसके पिताजी, माताजी, उसकी 3 बहनें और एक भाई भी रहता है। सोमेश के 2 बहनों की शादी हो चुकी होती है और एक बहन की शादी तय रहती है। सोमेश का जो छोटा भाई है, 16 साल उसकी उम्र रहती है और उसका नाम जोगेश रहता है। सोमेश जोगेश मिल करके एक दुकान चलाते थे, फल का ठेला लगाते थे। सोमेश रोजाना अपनी दुकान देखता और जो जोगेश है वह सुबह स्कूल जाता और जब वह शाम को घर लौटता स्कूल से, नहा धो करके खाना पीना खा करके वह ठेले पे अपने भाई का हाथ बटाने के लिए चला जाया करता था। जिस दिन रविवार होता था या छुट्टियां होती थी, उस दिन भी वह अपने भाई सोमेश के साथ रहता था। लेकिन सोमेश का जो परिवार था काफी गरीबी से जूझ रहा था। उस फल के ठेले से सोमेश के परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता था, रोजी रोटी नहीं चल पाती थी। एक दिन सोमेश का एक दोस्त रहता है राजेश, जो इंदौर में जॉब कर रहा होता है, किसी प्राइवेट कंपनी में होता है। वह छुट्टियों पे घर आया होता है और सोमेश से उसकी मुलाकात होती है। तो वह सोमेश से पूछता है कि तुम इस ठेले से कितना कमा लेते हो। सोमेश बताता है, बस रोजी रोटी किसी तरह चल जाता है, 8 से 10,000 रुपये महीने में कमा लेता हूं। तो जो राजेश होता है वह बोलता है कि तुम मेरे साथ इंदौर चलो, मैं तुम्हें कोई जॉब दिला दूंगा जिसमें 8 से 10,000 रुपये तुम आराम से कमा सकते हो, और ये जो ठेला है या तुम्हारे पिताजी और तुम्हारा छोटा भाई संभाल लेंगे। सोमेश को राजेश की बात पसंद आती है और वह घर जाता है, अपने माता पिता सभी से बात करता है। उसके पिताजी खुश हो जाते हैं, कहते हैं इससे अच्छा क्या है, जाओ तुम बाहर कमाओ, घर चलना चाहिए, बहन की शादी है, पैसे की तो आवश्यकता है ही। सोमेश के साथ राजेश चला जाता है इंदौर। इंदौर जाता है तो राजेश पूछता है कि इंदौर कैसा लग रहा है। तो सोमेश बताता है कि राजेश, इंदौर तो काफी अच्छा है। जो इंदौर की शान और शौकत होती है, जो शामें रंगीन होती है, वह उसे काफी अच्छी लगती। वह कहता कि मेरे पास अगर पैसा होता तो राजेश मैं तो यही बस जाना, मैं यही का होकर रह जाता। राजेश पहुंचता है एक शॉप पे और वहां जॉब की बात करता है। तो वहां एक जगह खाली रहती है, तो उस पर सोमेश को रख लिया जाता है। सोमेश की सैलरी 8,000 रुपये पे तय होती है। बताया जाता है कि धीरे धीरे सैलरी बढ़ा दी जाएगी। जो शॉप होती है वह एयर टिकट और ट्रेन टिकट, बस टिकट और फोन रिचार्ज और मोबाइल शॉप रहती है। बड़ी शॉप रहती है। 2-3 लोग वहां काम करते हैं। एक लड़की भी वहां काम करती थी जिसका नाम निशा रहता है। निशा वहां से शॉप से उसके घर की दूरी करीब 7 से 8 किलोमीटर रहती है। वह रेगुलर अपने स्कूटी से आ जाया करती थी। सोमेश वहीं पास के कॉलोनी में एक किराए का रूम लेता है, उस रूम पे ही अपना गुजर बसर करता। रोजाना 10 बजे सोमेश शॉप पे पहुंचता और वो जो लड़की होती है निशा, वह भी 10 बजे के आसपास शॉप पे रहती। शॉप पे दोनों की बातचीत शुरू होती है।
जैसा कि अमूमन कहीं भी आप जॉब करेंगे तो जो आसपास के लोग रहते हैं उस कंपनी या उस शॉप पे काम करने वाले होते हैं, आपस में बातचीत किया करते हैं। ऐसे ही सोमेश और निशा बातचीत किया करते थे। बातचीत करते करते दोनों के बीच काफी अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। कई बार तो निशा सोमेश के कमरे पे भी जाया करती थी। उसके घर जब भी कोई अच्छी पकवान बनती तो वो सोमेश के घर लेकर जाती। यह बात जितने भी लोग शॉप पे काम करते थे सभी लोग जानते थे। धीरे धीरे सोमेश और निशा की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। निशा उसके रूम पर सोमेश के साथ कई घंटे गुजारती। कई बार तो एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाते हैं। दोनों में इतना गहरा प्यार हो चुका होता है, ऐसे प्यार के भंवर में दोनों फंस जाते हैं कि कई बार वह होटल में भी संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हैं। 2 महीना गुजर जाता है, दोनों को एक साथ आते जाते घूमते रहते। जब भी निशा का मन करता वह सोमेश के कमरे पे चली जाती है। जब भी सोमेश का मन करता वह अपने कमरे पे बुला लेता। जब कमरे पे आसपास के लोगों की भीड़ होती अगर तो होटल चला जाता। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। एक लड़की रहती है 16 साल की जिसका नाम दिव्या रहता है, पास की कॉलोनी में रहने वाली होती है। वह लड़की अक्सर रिचार्ज कराने के लिए, फोन रिचार्ज के लिए सोमेश के शॉप पर आया करती थी। 18 साल का सोमेश नौजवान लड़का हमेशा दिव्या का रिचार्ज करता था। 2 महीनों तक लगातार वह लड़की आती रही किसी न किसी काम के बहाने, और सोमेश जिस काउंटर पे बैठता था उसी काउंटर पर वह जाती थी। सोमेश ही उसका रिचार्ज वगैरह करता था। धीरे धीरे सोमेश के दिल में उस लड़की के प्रति प्यार पनपने लगता है और उसकी निशा से दूरी बनने लगती है। वह जब भी लड़की दुकान पे आती सोमेश से मुस्कुरा कर बात करती और सोमेश भी उससे मुस्कुरा कर बात करता है। सोमेश एक दिन घर जाता है और घर से उस नंबर पे फोन करता है जिस पे वो रिचार्ज कराया करती थी। दिव्या फोन को रिसीव करती है और बोलती है, हेलो सोमेश। सोमेश चौंक जाता है कि इसको मेरा नंबर कैसे पता, मेरा नाम कैसे जान गई, या पहचान कैसे गई बिना मेरे बोले कि ये सोमेश ही है। तो सोमेश पूछता है, तुम मुझे पहचान कैसे गई? तो वह बोलती है कि मेरे दिल में जो आवाज सुनाई दे रही थी, जो घंटी बज रही थी, उससे मुझे पता चल गया कि तुम्हारा ही फोन है। दोनों में काफी प्यार भरी बातें होती हैं। 16 साल की दिव्या रोजाना 9 बजे स्कूल जाती है और शाम को 4 बजे घर आती है। कक्षा 9 की छात्रा रहती है दिव्या। दोनों में काफी अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और इधर धीरे धीरे निशा से सोमेश की दूरियां बढ़ने लगती हैं और सोमेश दिव्या के करीब आने लगता है। दिव्या कई बार स्कूल बंक करके, स्कूल न जा करके सोमेश के रूम पर ही दोनों साथ में ही दिन गुजारते, एक दूसरे के साथ रहते, हंसी मजाक करते, बातें करते। धीरे धीरे दिन बीतता गया। एक दिन दिव्या उसके रूम पर जाती है और सोमेश से बातचीत करती है तो सोमेश उसके पास जाने की कोशिश करता है, उसको अपने बाहों में भरता और संबंध बनाने की कोशिश करता है। दिव्या उसको मना करती है कि नहीं, ये सही नहीं है। लेकिन सोमेश कहता है कि जब हम दोनों प्यार करते हैं, हम दोनों शादी करेंगे, एक साथ जीवन व्यतीत करेंगे, फिर तुम्हें डरना क्या? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तो दिव्या कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ, तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत विश्वास है। तरह तरह की भावनाओं में लुभाता है सोमेश और उसके साथ अंततः अपने प्रेम जाल में, अपने जिस्म जाल में फंसा लेता है और उसके साथ संबंध बनाता है।
लड़की शाम को घर जाती है तो बहुत सोचने लगती है। कई महीनों तक दिव्या के साथ वह ऐसा करता रहा और निशा से धीरे धीरे दूरियां बढ़ाता गया। निशा परेशान हो गई थी। कई बार दोनों के बीच झगड़े होने लगे कि आखिर ऐसा क्या है कि तुम मेरे से बात करना कम कर दिए हो। हमेशा फ़ोन करो तो तुम्हारा फ़ोन वेटिंग में जाता है। तो वह बताता है कि मेरे घर शादी पड़ी है, मैं डेली अपने माँ बाप से बात करता हूँ, बहन से बात करता हूँ, काफ़ी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर हैं। तो जो निशा होती है इस बात पे बहुत ज़्यादा गौर नहीं करती। सोचती है कि हो सकता है कि घर पे शादी विवाह है, परेशान होगा। लेकिन जब एक दिन दिव्या सोमेश के शॉप पे आती है, उसी समय निशा भी पास में मौजूद रहती है। दिव्या आती है और फ़ोन रिचार्ज कराती है। दिव्या अक्सर किसी न किसी काम का बहाना लेकर सोमेश से मिलने के लिए आ ही जाया करती थी। यह बात निशा को खटकती थी कि 16 साल की लड़की और 18 साल का सोमेश, कहीं ना कहीं दोनों के बीच कुछ तो है। जब भी वह सोमेश से पूछने की कोशिश करती या पूछती तो सोमेश कहता है, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, वो बस हंसी मजाक मेरे से करती है, मैं भी करता हूँ, हम दोनों को अच्छा लगता है। एक दिन सोमेश की बहन की शादी करीब आ जाती है। सोमेश अपने घर चला जाता है। दिव्या फोन पे बातें करती, निशा भी फोन पे बात करती। करीब 1 महीने के लिए वो घर पे चला जाता है और बहन की शादी में व्यस्त हो जाता है। तभी एक दिन दिव्या निशा के शॉप पर जाती है कुछ सामान लेने के लिए। तो निशा पूछती है कि सोमेश बता रहा था कि वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। दिव्या उसकी बातों को समझ नहीं पाती और कहती है कि हाँ, हम दोनों शादी करने वाले हैं। इस बात को निशा सुनते ही चौंक जाती है। कहती है, कब से चल रहा है तुम दोनों की दोस्ती। तो वह खुल करके दिव्या भी नहीं समझती है निशा की साजिश को और वह बताने लगती है। दिव्या अपने रूम पे चली जाती है, यानी कि अपने घर पे चली जाती है। इधर निशा दिव्या से सारी जानकारियां पता कर लेती है कि वो कितने बजे स्कूल जाती है और कितने बजे आती है, कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ रहती है, वह क्या करती है। उधर सोमेश की बहन की शादी बीत जाती है। सोमेश अब इंदौर आने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसके पास एक फोन जाता है और उसे बताया जाता है कि दिव्या का एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। वह रोने लगता है, वह हताश हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। फौरन वह इंदौर पहुंचता है और निशा से पूछता है। तो निशा कहती है, मुझे तो ये पता नहीं है कि आखिर उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ। लाश पोस्टमार्टम को भेज दी जाती है। जब दिव्या का पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि उसके पेट में 2 महीने का बच्चा था। घर वाले हैरान रह जाते कि यह कैसे हो सकता है, 16 साल की बच्ची और 2 महीने का बच्चा, यह किसका हो सकता है। स्कूल कॉलेज में पता करने की कोशिश करते हैं घर वाले। पुलिस भी अज्ञात के नाम से एफआईआर दर्ज करती है। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का भी घर वाले एफआईआर दर्ज कराते हैं और पुलिस जांच पड़ताल करती है तो कुछ भी पता नहीं चलता है। तभी पता चलता है कि दिव्या के पास एक फोन है जिससे वह बातें किया करती थी किसी न किसी से। कॉल डिटेल्स निकाल दी जाती है तो वह सोमेश अक्सर उससे बात करता था और सोमेश को पुलिस गिरफ्तार करती है और जब पूछताछ करती है तो वह बताता है, सारी बातें बताता है कि हमारे रूम पर आया करती थी और हम दोनों प्यार करते थे, हम दोनों शादी करने वाले थे। सोमेश टूट जाता है और रोने लगता है। कहता है, वह बच्चा मेरा है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उससे प्यार करता था। जब डीएनए टेस्ट होता है तो पता चलता है कि बच्चा सोमेश का ही था। घर वालों के दबाव में सोमेश को जेल हो जाती है। इधर बिहार भागलपुर सोमेश के परिवार को कुछ भी पता नहीं रहता है। पुलिस फोन करके सोमेश के घर वालों को बताती है। उसके पिताजी रोने लगते हैं। सारी जानकारी जब उनको पता चलती है कि उनका लड़का वहां क्या गुल खिला रहा था,
सोमेश के पिताजी और छोटा भाई इंदौर पहुंचते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, सोमेश से भी बात करते हैं और कहते हैं ये तुमने क्या किया, तुम यहाँ जॉब करने के लिए आए थे, परिवार चलाने के लिए आए थे, अय्याशी करने के लिए आए थे। तभी एक और बात खुलकर आती है कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था वह गाड़ी निशा की थी, यानी कि जिस स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ था वह स्कूटी निशा की थी और निशा स्कूटी चला रही थी। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि एक लड़की स्कूटी लेकर जा रही थी और रास्ता बिल्कुल खाली था और दिव्या हाथ दे रही थी। निशा को शायद वह पहचान गई थी, तभी निशा उसको धक्का मार देती है। पुलिस निशा को गिरफ्तार करती है, निशा से पूछती है तो सारी बातें बता देती है। निशा और सोमेश को जेल हो जाती है, दोनों जेल चले जाते हैं। जो सोमेश के पिताजी होते हैं वह रोते हुए अपने घर चले जाते हैं। करीब 3 साल बाद सोमेश और निशा की रिहाई होती है। दोनों अपना अपना रास्ता देखते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। एक लड़का जो शहर कमाने के लिए जाता है, अपना परिवार चलाने के लिए जाता है और उस शहर के चकाचौंध में फंस जाता है, अय्याशी करने लगता है। हर लड़की से मोहब्बत करता और उसको बताता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और उसके साथ अय्याशी करता। अय्याशी को मोहब्बत का नाम देता। खैर, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है अनिल माथुर, निधि जो कि लखनऊ से हैं, नेहा जो कि बनारस से हैं। आप भी कमेंट करिए, आपका भी आने वाली कल की वीडियो में नाम लिया जाएगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग कमेंट करते हैं, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं। तो इस कहानी का उद्देश्य आपको सतर्क करना, सावधान करना है, किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना या परेशान करना नहीं है। मिलते हैं कल रात 7:30 बजे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।